Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 6, work, energy and power. Potential energy of a spring. It is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring and is also called elastic potential energy. हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. अगर हम उस स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ खींच देते हैं, यानी हम एक्सपेंशन करते हैं, यानी उसकी लंबाई को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर हम कंप्रेस करते हैं, यानी उस स्प्रिंग को कुछ दबाते हैं, यानी स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है उस लेंथ से या तो हम लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करते हैं, या फिर हम उसे कंप्रेस करके उसकी लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं. दोनों ही कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं. यहाँ डायग्राम में एक स्प्रिंग दिखाई गई है और वो जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. इस स्प्रिंग का एक जो पॉइंट है वो तो रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है, और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर एक कोई मास कनेक्ट है, और वो मास किसी जो है हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है, और ये स्प्रिंग जो प्राइमरी पोजीशन है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. हमने इस स्प्रिंग को खींच दिया, यानी एक्सपेंशन कर दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे हमने एक्स लेंथ इंक्रीज़ कर दी, यानी जो मास है वो यहाँ आ गया. और स्प्रिंग जब हम एक्सपेंशन करें या कंप्रेस्ड करें तो उसके जो कंप्रेस किया या जो आपने एक्सपेंशन किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, और वो जो रेस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वह डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव लिया. अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट के होगा, और इसी कांस्टेंट के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, और ये जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क कर रहा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अगर हम इसे कंप्रेस्ड कर देते तो फोर्स की डायरेक्शन कंप्रेस्ड जो किया है उसके अपोजिट होती, यानी इस समय जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, उस समय वो इस डायरेक्शन में होता. तो अभी फ़िलहाल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हुआ. हम एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx के लिए पहले वर्क निकालेंगे dw, और फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे w, जो x जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाई dx. हमने स्प्रिंग की लेंथ कंसीडर कर ली कि dx जो है वो इंक्रीज़ की, तब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो इंक्रीजिंग लेंथ है स्प्रिंग की वो जब एलिमेंट्री है तो वर्क भी एलिमेंट्री होगा. dw इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एफ इंटू डी एक्स, यानी dw फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा 180, तो माइनस डायरेक्शन. तो अब यहाँ पर जो F की वैल्यू है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे और वो है माइनस के एक्स, यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. सो dw इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी के एक्स इंटू डी एक्स.
dx यहाँ पर एलिमेंट्री लेंथ है जो स्प्रिंग की इंक्रीज की गई, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। तो ये वर्क डन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, एलिमेंट्री लेंथ के लिए है। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। सो टोटल वर्क डन इन गिवन डिस्प्लेसमेंट x टू द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW की वैल्यू है हमारी kx इंटू dx। अब लिमिट, तो जब हमने कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं किया तो हमारा जो स्प्रिंग थी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, यानी डिस्प्लेसमेंट 0, और वहाँ से मैंने x डिस्प्लेसमेंट शो किया। तो W इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू x और x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन हमने किया तो k x की पावर 1, तो उसका इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू x, तो 2 बार ले लिया 1/2k। अब x की यहाँ लिमिट रख दी, तो x की जगह पहले x फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो W जो है वो हाफ kx स्क्वायर आया, यानी स्प्रिंग पर ये वर्क डन किया गया। W इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, this work done is stored in the यानी ये जो वर्क डन है वो स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो U इज इक्वल टू W, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। हियर k इज कांस्टेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। Collisions between the two particles or bodies is said to be occur when they actually strike against each other, or the path of motion of one particle or body is affected by other। यानी जब कोई दो पार्टिकल एक्चुअली कोलाइड होते हैं, यानी एक्चुअली एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, और उनकी इस फिनोमिनॉन की वजह से, उनकी इस कंडीशन की वजह से उसका जो मोशन का पाथ है वो अफेक्टेड होता है। यानी दो पार्टिकल आ रहे हैं और एक्चुअली वो स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, और उनके इस टकराने की वजह से उनका जो मोशन का पाथ है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है। तो इस फिनोमिनॉन को हम कॉलिजन्स ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स कहेंगे। कॉलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो कॉलिजन होते हैं वो नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर ए परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, नंबर टू परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। यानी जब दो पार्टिकल्स में कॉलिजन होती है, यानी दो पार्टिकल एक्चुअली एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो ये फिनोमिनॉन इज कॉल्ड कॉलिजन। कॉलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। अब नंबर ए परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। In this collision, particles always separated
बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है उसमें पहली कंडीशन तो ये है कि पार्टिकल्स जो है वो ऑलवेज सेपरेट होते हैं बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। यानी दो पार्टिकल हैं, कॉलिजन से पहले भी वो सेपरेट थे यानी अलग अलग थे, और आफ्टर कॉलिजन भी वो अलग ही होंगे। पल दो पल के लिए वो टच होंगे, कॉलिजन होगी और फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। इन दिस कॉलिजन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आज कंजर्व। जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन कंजर्व रहेगा, और ठीक इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। यानी कॉलिजन से पहले दोनों पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स। सपोज कीजिए इफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स m1 एंड m2, कोई दो पार्टिकल हैं जिसके मासेस m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स v1 एंड v2। यानी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की u1 u2 है, फाइनल आफ्टर कॉलिजन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v1 v2 है, और मासेस m1 m2 हैं। सो according to conservation of linear momentum यानी यहाँ जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। तो बिफोर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1 u1, दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m2 u2। तो बिफोर कॉलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन, यानी फर्स्ट पार्टिकल m1 v1 और सेकेंड पार्टिकल m2 v2। क्योंकि u1 u2 कॉलिजन से पहले पार्टिकल्स की वेलोसिटी, v1 v2 कॉलिजन्स के बाद की, हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, नंबर 1 था ये, नंबर दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो बिफोर कॉलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जो है जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं। दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बॉडीज होती है, वो ऑलवेज सेपरेटेड होती है। बी पार्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। In this collision, before collision particle separated, but after collision particle attached to each other। यानी जो inelastic collision है उसकी पहली कंडीशन ये है कि बिफोर कॉलिजन यानी कॉलिजन से पहले पार्टिकल सेपरेटेड होते हैं, लेकिन आफ्टर कॉलिजन वो पार्टिकल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। Here linear momentum always conserve, but kinetic energy not conserve। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। जबकि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में बोथ आर कंजर्व, बट इन इलास्टिक कॉलिजन लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। After collision kinetic energy decreases form of heat and sound energy।
यानी जब कॉलिजन होती है तो कॉलिजन में जब पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो वहाँ हीट एनर्जी स्पार्किंग की वजह से और साउंड एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। यानी आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी कंपैरिजन टू बिफोर कॉलिजन। इफ masses of particles m1 and m2, initial velocities u1 and u2, but after collision velocities of combined particle is v। यानी सपोज दो पार्टिकल हैं जिनके मासेज m1 m2, बिफोर कॉलिजन वेलोसिटीज u1 u2 और आफ्टर कॉलिजन वो पार्टिकल कंबाइंड हो गया। अब जो वन पार्टिकल जो कंबाइंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो कॉलिजन से पहले फर्स्ट की पार्टिकल्स की लीनियर मोमेंटम m1 u1, सेकेंड पार्टिकल का m2 u2, तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू आफ्टर कॉलिजन, तो पार्टिकल्स कंबाइंड हो गया तो मासेस हो गया m1 प्लस m2 और पार्टिकल की वेलोसिटी v। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो बिफोर कॉलिजन के आई इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल की तो हो गई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल की है हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं आफ्टर कॉलिजन, तो आफ्टर कॉलिजन यानी kf। अब पार्टिकल कंबाइंड हो गया तो कंबाइंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। हेयर यहाँ जो है मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि के आई इज ग्रेटर देन के एफ, सो के आई अपॉन के एफ इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि के आई ग्रेटर है तो इसका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा।